नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में, जिसमें आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा उन सभी बड़ी खबरों की जो आपसे हमसे जुड़ी हुई हैं। आज के शो की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के अमेठी छोड़ रायबरेली पहुंचने से। राहुल ने आखिरकार क्यों छोड़ दी वो सीट जहां उनके पिता कभी चुनाव लड़ा करते थे। मां ने भी वहीं से चुनाव जीता, मगर अब उन्होंने उस सीट को छोड़कर रायबरेली को क्यों चुना, जानेंगे विस्तार से। दूसरी खबर जुड़ी है रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी की इनकम पर। हर मंच से खुद को बेघर बताने वाले राहुल गांधी की कितनी कमाई और उस कमाई का साधन क्या है, उसका ब्यौरा आपके साथ हम शेयर करेंगे। तीसरी खबर है चुनावी चिट्ठी के नाम। चुनावों के पहले बीजेपी में चिट्ठी आई है। मध्य प्रदेश के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये चिट्ठी किसने भेजी और क्यों भेजी और क्या है उसके मायने, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। चौथी खबर एमपी से यूपी वाली राजनीति की। दरअसल आज फिर से एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी पहुंचे, जहां वो पहली बार बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच शेयर करते हुए दिखे। लेकिन बार बार मोहन यादव के यूपी पहुंचने के क्या है मायने, वो भी हम आपको बताएंगे। पांचवी खबर है चुनाव के बदलते रंग की। कैसे इस बार चुनाव को पूरी तरह डिजिटल से किया जा रहा है। कोशिश की जा रही कि फेस टू फेस या डोर टू डोर वोटिंग की जगह नेता फोन के जरिए अपने वोटर्स तक पहुंचें। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। किशोर कुमार का गाना राहुल गांधी पर एकदम फिट बैठ रहा है। कांग्रेस के लोग मांग कर रहे थे अमेठी की और राहुल ने पर्चा भर दिया रायबरेली से। वैसे रायबरेली भी अमेठी के समान कांग्रेस की पक्की सीट है, जिस पर गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी ने अब दस्तक दी है। मगर जिस लुक छिपकर आखिरी वक्त पर यह पर्चा भरा गया, वो कांग्रेस के नए जमाने की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। राहुल के रायबरेली आने के क्या है मायने, समझिए इस रिपोर्ट में। अमेठी से ज्यादा रायबरेली क्यों पसंद है? अमेठी को क्यों भुला दिया? रायबरेली से क्यों बढ़ गया प्यार? पिता की नहीं, मां की सीट पर चुनावी जंग। अमेठी वाले राहुल का इंतजार कर रहे थे, मगर चुनाव लड़ने की भागदौड़ में वो भागते भागते अमेठी की जगह रायबरेली पहुंच गए। पहुंचे भी तो आखिरी दिन, जब नामांकन भरने के कुछ घंटे मात्र रह गए थे। आखिर राहुल का ये चुनाव इतना सस्पेंस फिल्म वाला क्यों रहा? क्यों लोगों को पहले से नहीं बताया गया था कि वो अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं? और फिर रायबरेली को अमेठी के ऊपर क्यों चुना गया? इसका पहला कारण पिछले चुनावों का परिणाम है। अमेठी छोड़ने का कारण नंबर 1, राहुल गांधी के रायबरेली जाने का कारण जनता से दूरी है। जबकि स्मृति ईरानी ने 2019 में वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीतेंगी तो अमेठी में ही घर बनाएंगी। उन्होंने घर बनाया भी और अब वो अमेठी की वोटर भी बन गई है। गांधी परिवार कभी अमेठी में अपना घर नहीं बना पाया, जबकि 2014 का चुनाव हारने के बाद भी स्मृति लगातार लोगों के बीच पहुंचती रही। यानी लोगों से दूरी हार की वजह न बने, इसलिए राहुल ने अमेठी से चुनाव में भी दूरी बना ली। वो चुनाव हारने के बाद सिर्फ 2 बार अमेठी पहुंचे, इसलिए स्मृति ईरानी राहुल को मेहमान बताती हैं। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। अमेठी छोड़ने का कारण नंबर 2, अमेठी से चुनाव न लड़ने का एक और कारण है विधानसभा में कांग्रेस का गिरता वोटिंग प्रतिशत। 2007 में कांग्रेस के वोटर 34.2 थे, जो कि साल 2012 में 29.7 हो गया। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत और गिरकर 24.7 हो गया और पिछले चुनावों में 14.2 ही रह गया। ये भी एक कारण है कि राहुल अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अमेठी में कांग्रेस के कई नेता भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें डॉक्टर संजय सिंह 2019 के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। डॉक्टर संजय अमेठी से विधायक और सांसद रह चुके हैं। राजनीति के जानकार रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं।
ये गठबंधन का एक उनके ऊपर प्रेशर है। आप जैसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दरअसल समाजवादी पार्टी की ज़्यादा बड़ी भूमि है, उनका सीट शेयर भी वहाँ के ऊपर ज़्यादा है। और उन्होंने जब कांग्रेस को जो 17 सीटें दी लोकसभा की, तो उनका एक अनुरोध था और आग्रह था कि वहाँ से गांधी परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़े। अब समस्या ये हुई कि प्रियंका गांधी जो है पूरे देश में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही है। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण, मतलब जब तक अमेठी का चुनाव खत्म होगा, करीब 240 सीटों में प्रचार करने की जरूरत है। तो अगर राहुल और प्रियंका दोनों अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ते तो बाकी देश में 238 सीट पे प्रचार कौन करता है। जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं तो रायबरेली से चुनाव लड़ना क्यों जरूरी है? उसका कारण है कि राहुल अभी भी कांग्रेस का चेहरा है। वे चुनावी लड़ाई से भागते हुए नजर नहीं आने चाहिए। ऐसे में अगर राहुल गांधी दोनों ही सीटें जीत जाते हैं तो प्रियंका को वायनाड से उपचुनाव लड़वाया जा सकता है। इस तरह उत्तर और दक्षिण में गांधी परिवार का अस्तित्व बना रहेगा, साथ ही नॉर्थ और साउथ का बैलेंस भी बना रहेगा। ऐसे में हिंदी हॉटलैंड में गांधी परिवार के पैर जमे रहेंगे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अगर राहुल दोनों ही सीटें जीतते हैं तो गांधी परिवार के लंबे कनेक्शन का हवाला देकर उनके लिए रायबरेली चुनना आसान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। राहुल के रायबरेली आने से एक सस्पेंस तो खत्म हुआ, मगर वायनाड और रायबरेली दोनों जीतने पर राहुल किस सीट को रखेंगे और किसे छोड़ेंगे, ये दूसरा सस्पेंस फिर बन गया है। अब इस पर से पर्दा उठेगा 4 जून के बाद, जब इस आम चुनाव के सारे परिणाम आ जाएंगे। वैसे राहुल ने रायबरेली से मैदान में उतरकर उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल को खूब गरमा दिया है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। सच कहें, राहुल गांधी का जवाब नहीं। वो देश के बड़े नेता हैं, मगर उनके पास रहने को घर नहीं है और घूमने को गाड़ी नहीं है। माँ के साथ सरकारी बंगले में रहते हैं और सुरक्षा की गाड़ी में घूमते हैं। मगर ये तस्वीर अभी आधी है। घर गाड़ी की किल्लत के बाद भी राहुल के पास करोड़ों की खेती की ज़मीन और कमर्शियल प्रॉपर्टी है। साथ ही म्यूचुअल फंड में भी उनका करोड़ों रुपए का निवेश है। इसलिए तो कहते हैं कि घर में रहने के लिए घर खरीदना जरूरी नहीं होता। राहुल के पास कितना कुछ है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, कैश नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास घर नहीं है। मेरे पास घर नहीं, आज तक घर नहीं। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल ने अपने बचपन का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि उनके पास घर नहीं है। लेकिन अब चुनावी हलफनामे में राहुल ने बताया है कि न केवल उनके पास घर नहीं है, बल्कि गाड़ी भी नहीं है। राहुल के अनुसार कैश के रूप में सिर्फ उनके पास 55,000 रुपये हैं। तो क्या राहुल की आर्थिक स्थिति कमजोर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी करोड़पति हैं। उनकी हर साल 1 करोड़ की कमाई है। दरअसल राहुल के पास भले ही घर और गाड़ी ना हो, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज हैं। राहुल के पास खेती की 2 जमीन है। खेती की जमीन 2 करोड़ 10 लाख की है। खेती की जमीन में प्रियंका वाड्रा का हिस्सा भी है। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो राहुल की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। साल 2019 में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा, साल 2020 में 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा, साल 2021 में 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा, साल 2022 में 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा, साल 2023 में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा। मगर राहुल गांधी क्या ये कमाई 2-3 एकड़ की जमीन से करते हैं, या उनको बतौर सांसद इतना वेतन मिलता है? इसका जवाब भी नहीं है। बल्कि राहुल की कमाई का जरिया शेयर मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म है। राहुल के पास 4 करोड़ के शेयर हैं। यंग इंडियन के 1900 शेयर हैं। हर शेयर की कीमत लगभग 100 रुपया है। राहुल के पास दूसरी कंपनियों के शेयर भी हैं। राहुल के 3 करोड़ 81 लाख के म्यूचुअल फंड्स भी हैं। शेयर के अलावा भी दूसरी जगहों पर राहुल ने पैसे लगाए हैं। गोल्ड बॉन्ड में 15,21,000 का निवेश, पोस्ट ऑफिस बीमा पॉलिसी में 61,000 का निवेश, 4,20,000 से ज्यादा के गहने हैं। तो राहुल के पास कितने पैसे बैंक में जमा हैं वो भी जान लीजिए। राहुल के बैंक में जमा पैसे 26 करोड़ 25 लाख 157 रुपये। वायनाड सांसद की अचल संपत्ति 11 करोड़ से भी ज्यादा की है। वहीं राहुल पर 49 लाख से ज्यादा का कर्ज भी है। इतना सब कुछ होते हुए भी राहुल के पास उनका अपना मकान नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल के पास गुरुग्राम में 2 कमर्शियल बिल्डिंग है, जिनकी कीमत 9 करोड़ से ज्यादा है।
यानी किसी नेता के पास घर गाड़ी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खरीदने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, बल्कि इसका एक पक्ष ये भी कहता है कि घर या गाड़ी खरीदने राहुल की अपनी चॉइस का मुद्दा है। वैसे राहुल ने शादी भी नहीं की है, इसलिए घर परिवार के छोटे बड़े खर्चों से वो अब तक बचे हुए हैं। दरअसल राहुल स्मार्ट निवेशक हैं, उनसे सीखा जाना चाहिए कि बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए कैसे अपना पैसा और संपत्ति बनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम का अंदाज अलग ही है। वो हर काम में एक संदेश भी देते हैं। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को मोदी ने पत्र लिखकर शुभकामनाएं तो दी ही हैं, उम्मीदवारों के पुराने प्रशासनिक कामों का उल्लेख कर बहुत कुछ इशारा भी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे मोदी के पत्र में छिपे मैसेज को डिकोड किया है हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने। इन दिनों मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी की खूब चर्चा हो रही है। वो चिट्ठी जो पीएम ने मध्य प्रदेश की जनता और लोकसभा के चुनावी मैदान में जंग लड़ रहे उम्मीदवारों को भेजी है। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में उम्मीदवारों को हिम्मत देते हुए उनके अब तक के कामकाज का भी जिक्र किया है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की चिट्ठी काफी वायरल हो रही है और इस चिट्ठी में नेताओं का जिक्र है और नेताओं के जिक्र साथ उनकी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री यह बता रहे हैं कि उन नेताओं का किस क्षेत्र में बेहतर योगदान रहा है और ठीक इसी के मायने निकल रहे हैं कि पीएम के कैबिनेट में कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो उनकी मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। शुरुआत मामा को भेजी चिट्ठी से करते हैं। पीएम मोदी ने मामा को भेजी चिट्ठी में शिवराज सिंह चौहान को अपना मजबूत साथी बताया है। उन्होंने लिखा, आपके कार्यकाल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकला। आपने राज्य में सकारात्मक विकास किया। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता आपको अपने परिवार का हिस्सा मानकर आपको मामाजी कहकर सम्मान देती है। पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को भारी मतों से विजयी होकर संसद में आने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सिंधिया को लिखे पत्र में पीएम मोदी ने लिखा, आपके समर्पण का मैं खुद गवाह हूँ। ग्वालियर में सिर्फ 16 महीनों में एयरपोर्ट का निर्माण क्षेत्र के विकास के प्रति आपकी दूरदृष्टि को दर्शाता है। पीएम की सिंधिया और शिवराज को भेजी गई चिट्ठी और उसमें छिपे संदेश के क्या मायने हैं, अब वो भी समझ लीजिए। दोनों ही नेताओं का कैबिनेट पोर्टफोलियो तय हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। विमान सड़क परिवहन के साथ इस्पात मंत्रालय सिंधिया के जिम्मे आ सकता है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर तो पीएम मोदी ने अपनी सभा में ही ऐलान कर दिया था कि उन्हें दिल्ली लेकर जाएंगे। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों के क्या मायने हैं, आप वो भी सुनिए। देखिए, सिंधिया जी की चिट्ठी को तो हम ये भी कह सकते हैं कि सब साथ में काम किया है तो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। फिर शिवराज जी को चिट्ठी क्यों लिखी उन्होंने तो कोई ना कोई ये है कि वोटर को मैसेज देना है उनको कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। बीजेपी है जो चुनाव से पहले पीएम के संदेश को रामबाण मान रही है। वहीं कांग्रेस है जो इसे प्रलोभन बताकर बीजेपी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठा रही है। हालांकि बीजेपी नेता पीएम की इस चिट्ठी को एमपी के मन में मोदी से जोड़कर देख रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव का मानना है कि पीएम का पत्र नेताओं के लिए उत्साहवर्धक साबित हो रहा है। वैसे भी मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है, तो आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिलेंगी और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के लिए मध्य प्रदेश के नेता करते हुए दिखाई देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री के संदेश को रामबाण बताया है। बता दें, ये खत सिर्फ मामा या सिंधिया को ही नहीं भेजा, बल्कि फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद जनार्दन मिश्रा सहित कई अन्य उम्मीदवारों को भी भेजा गया है। अब चुनावी प्रचार में तो एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी जरूर गूंजा, लेकिन कैबिनेट में कौन से नेता मोदी के मन में उतरते हैं और कौन उनके साथ काम करता हुआ दिखाई देगा, ये चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बिटवीन द लाइन पढ़ना हम पत्रकारों से बेहतर भला किसे आता है, मगर मोदी के राजनीतिक संदेश और फैसलों को समझना आसान नहीं होता। कई बार बड़े बड़े पत्रकार भी इसमें गच्चा खा जाते हैं। यूं भी मोदी जी के फैसले चौंकाने वाले ज़्यादा होते हैं, मगर ये चिट्ठियां भी मोदी जी ने यूं ही नहीं लिखी। इनके पीछे खास मकसद छिपा है जो समझाने की कोशिश हमने आपको की है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रचार की मांग अब उत्तर प्रदेश में भी खूब होने लगी है। डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के संभल पहुंचे और समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे। एक मंच पर यूपी और एमपी के मुख्यमंत्रियों ने पहली बार प्रचार किया। देखिए एक मंच और दो मुख्यमंत्रियों की ये कहानी। यादव लैंड में मोहन योगी, इस बार जीत किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट पर लगातार वीवीआईपी दौरे हो रहे हैं। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान जो है, लिहाजा 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी। पहली सभा संभल में तो दूसरी बदायूं में हुई। दोनों मुख्यमंत्री एक साथ कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे। मैनपुरी में यहाँ फार्म भरवाने के लिए आया था, तो यहाँ से किसी बड़े नेता ने टिप्पणी करी, कौन मोहन यादव, हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, आप कैसे जानोगे साहब, आप तो एक ही परिवार को जानते हो, बाकी से क्या लेना देना है। आपकी इतनी छोटी दृष्टि है। कांग्रेस और समाजवादी ये बोलते तो सब रहते हैं, लेकिन कभी किसी को मौका मिला तो किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती है कि उनके घर के अलावा भी किसी को मौका मिल जाए। वो केवल घर में समेट कर रखना चाहते हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर महीने उत्तर प्रदेश पहुंचकर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 13 फरवरी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, 3 मार्च लखनऊ उत्तर प्रदेश, 15 अप्रैल मैनपुरी उत्तर प्रदेश, 29 अप्रैल अमेठी उत्तर प्रदेश, अब 3 मई बदायूं संभल। यादव मुस्लिम वोटर्स की एकजुटता के चलते बदायूं सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 2019 में यहां से सपा बसपा के गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। हालांकि सत्ता पर कब्जा बीजेपी नहीं किया। इस बार समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। लिहाजा मोहन यादव को यहां आना और जनता को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग, यानी कोई अजीत यादव नहीं मिला, उनको कोई नहीं मिला। एक कन्नौज से, एक मैनपुरी से, एक को बदायूं से, एक को फिरोजाबाद से और एक को आजमगढ़ से। एक ही परिवार में इतनी बड़ी आबादी में से कोई दूसरा यादव मिला ही नहीं। तो परिवारवादी राजनीति को तो अब दिन गए। अरे सच्चे यदुवंशी वो जो धर्म का काम करे। कोई अधर्म वाले से हम कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? अभी बड़े भाई छोटे भाई का हम नाटक देख रहे हैं केवल कुर्सी के कारण से। ये कभी कोई सच्चा यदुवंशी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है। और आपकी बार का 2000 अपना ये 24 का वोट ये गोपाल कृष्ण के धाम को मुस्कुराने के लिए मिलना चाहिए। बीजेपी के लिए कब्जा बनाए रखने की लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी के लिए अपना गढ़ बचाने की। पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। यादव बहुल सीट संभल पर इस बार मुकाबला कड़ा है। इससे डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी आलाकमान ने खास तौर पर यहां भेजा। बीजेपी को अपनी सीट बचाए रखना है, इसलिए एक साथ 2 मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर प्रचार करने के लिए कहा। देखना है संभल सीट पर इस बार क्या रुझान रहता है। बदलते वक्त में चुनाव प्रचार के तरीके रोज बदल रहे हैं। वैसे भी इस बार डोर टू डोर की जगह डिजिटल प्रचार पर दोनों पार्टियां ज़्यादा जोर दे रही हैं। यानी कि घंटी बजाओ वोटर बुलाओ का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है। वो घंटी अब आपके घर की नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन की होती है। चुनाव प्रचार में जुटी एजेंसियां नए नए तरीके से डिजिटल प्रचार में जुटी हैं और नेताओं को भी अब ऐसा पैसा खर्च करना पसंद है क्योंकि इससे उनका समय और श्रम दोनों बच रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में कैसे हो रहा है ये डिजिटल प्रचार। घंटी बजाओ वोटर बुलाओ। एक वक्त था जब नेता आपके घर के दरवाजे की घंटी बजाते थे, आपसे वोट मांगते थे, उनके साथ ढोल नगाड़ों का शोर होता था। अभी ये चलन में तो है, लेकिन इससे भी आसान अब प्रचार के लिए आपके फोन की घंटी बजाना हो गया है।
रायपुर लोकसभा के लिए मतदान 7 मई को होना है और यहाँ 23,75,000 मतदाता हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण कितना भी डोर टू डोर प्रचार कर लिया जाए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए सब तक पहुंच पाना आसान नहीं है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने अब डिजिटल प्रचार करना शुरू कर दिया। इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने रोज 1 लाख लोगों से डिजिटली जुड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। फोन और SMS लोगों को भेजकर अपने पक्ष में वोटिंग की अपील की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को डोर टू डोर जोड़ने का कारण तेज गर्मी भी है। तेज गर्मी बस्ती या सड़कों पर भीड़ नहीं जुट रही है और इस वजह से भी रायपुर में उम्मीदवारों की दिलचस्पी फोन कॉल और मैसेज भेजकर प्रचार करने में बढ़ी है। यही वजह है कि रायपुर शहर में इस बार प्रचार वाली गाड़ियां भी कम घूम रही हैं। लोकसभा चुनाव में डिजिटल प्रचार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बात भाजपा की जाए तो भाजपा युद्ध स्तर पर लोगों से डिजिटली संपर्क कर रही है। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तमाम कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर लोकसभा सीट पर 1 लाख से ज़्यादा फ़ोन कॉल और मैसेजेस के माध्यम से लाभार्थी और आम जनता से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। हर बूथ स्तर पर बड़ी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तमाम शासन की योजनाओं के साथ में 10 साल की उपलब्धियों को शेयर किया जा रहा है और आम लोगों के बीच में पहुँचा जा रहा है। रायपुर सीट में डिजिटल प्रचार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साल 1991 के बाद से ही एक भी बार कांग्रेस रायपुर सीट नहीं जीत पाई। वहीं बीजेपी अपने गढ़ को आसानी से नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए डिजिटल रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रचार और मैनेजमेंट को देखने के लिए कई देशों से टीम भी यहां पहुंची। रायपुर में बूथ लेवल पर बड़ी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों से संपर्क किया जा रहा है। देखिए, आज सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है और सोशल मीडिया का बड़ा लाभ पार्टी को मिला है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की होने वाली है। अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस की वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रही है। ट्विटर लगातार शासन प्रशासन की घोटालाओं से जुड़े हुए वीडियो को पोस्ट कर रही है। इसके अलावा इस चुनाव में कार्टून को एक अहम भूमिका में राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लिए उपयोग कर रही है। इसके साथ कांग्रेस भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों के बीच अपनी घोषणा पत्र सहित गारंटियों को पहुंचा रही है। पहला चरण देखें और दूसरा चरण देखें। अंदरूनी क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में वोट परसेंटेज बढ़ा है। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि छत्तीसगढ़ में इस समय 4 महीने की सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। ये मतदान देश के बदलाव के लिए है, ये मतदान देश में नई सरकार बनाने के लिए है और ये मतदान जो प्रतिशत बढ़ा है ये छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में है, आक्रोश में है, जो निश्चित रूप से कांग्रेस को बढ़ा हुआ प्रतिशत, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। डिजिटल माध्यम से चुनावी प्रचार प्रसार लोकसभा में भरपूर उपयोग किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा जताती है। कभी कभी लगता है कि मोबाइल ना होता तो दिन कितने मुश्किल से गुजरते। प्रचार से लेकर विस्तार तक सब में इस मोबाइल का ही योगदान हो गया है। वैसे ज़्यादा डिजिटल प्रचार से दोनों पार्टियों का आम कार्यकर्ता भी नाराज है और पार्टी से रूठकर घर बैठ गया है, जिसका असर कम मतदान प्रतिशत के रूप में दोनों चरणों में सामने आया। चलते चलते में आज बात करते हैं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की, जो रायबरेली में नामांकन भरवाने राहुल गांधी के साथ पहुंची थी। इस दौरान लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां उन्होंने मौजूद प्रशासनिक अधिकारी के सामने झुकी और फिर हाथ जोड़कर नमस्ते किया। वो बताता है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, मगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर एक नेता एक जैसा होता है। वहीं इसके बाद सोनिया गांधी का अपने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सम्मान दिखा गया। जब तक खड़गे बाहर से आकर अंदर सोफे पर बैठ नहीं गए, तब तक सोनिया भी वहां उस कमरे में खड़ी ही रहीं। एक वक्त था जब शिवराज बोला करते थे कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन इन चुनाव में शिवराज सिंह बोल रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि वो दिल्ली जा रहे हैं। रोटी पानी का इंतजाम कर लो जी, हमारा भैया चुनाव लड़ा, 4 दिन हम तो प्रचार करेंगे। बोलो सब मैंने तैयार हो? और भाइयों तुम भी निकल पड़ो, 4 ही दिन तो मांगना।
4 दिन के बदले 5 साल फिर दिन और रात मामा सेवा करेगा। अभी चिंता मत करना, दिल्ली जा रहा हूं, पिक्चर अभी बाकी है।